नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सुबह से शाम तक जितनी भी हम खबर लाते हैं, सब में एक ही चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र पर अब फाइनली अलीगढ़ का ताला मोदी जी ने लगा ही दिया है। लेकिन खबरें कम ही नहीं होती हैं लोकतंत्र को कुचलने का, लोकतंत्र को दफन करने का सिलसिला इतनी तेजी से चल रहा है कि हम एक खबर करके जैसे ही खत्म हो करते हैं उस डिबेट को, वीडियो को, अगली खबर दहलीज पर, चौखट पर खड़ी मिलती है। अब बंगाल से खबर है। बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़ के बाद उंगली पर गिनने वाले नेता थे जो ममता बनर्जी के साथ अभी भी चट्टान की तरह खड़े थे। उन नेताओं के नाम मैं जुबानी कुछ ले लेता हूं। सौगत राय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, उसके अलावा विधायकों में कुणाल घोष, मदन मित्रा, ये कुल गिने चुने नेता थे। और कुणाल घोष और मदन मित्रा तो ऐसे कि सांसद तो दिल्ली और बंगाल के बीच चक्कर भी काटते हैं। कीर्ति झा आजाद नाम छूटा था। कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी ये लोग दिल्ली भी बैठे रहते हैं, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करते रहते हैं। लेकिन कुणाल घोष और मदन मित्रा ये दो ऐसे हैं जो विधायक हैं और उनको बंगाल के बाहर नहीं निकलना है। ये दोनों वही खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे। जब दिल्ली इंडिया अलायंस की बैठक में ममता दीदी आई थी और उस वक्त उनके घर में रात में तलाशी और छापेमारी शुरू हुई, तो भी दरवाजे पर जो व्यक्ति बैठा था, बाद में और भी नेता पहुंचे, कल्याण दा पहुंचे, कुणाल घोष पहुंचे, लेकिन जो दरवाजे पे बैठा हुआ गरज रहा था नेता, उस नेता का नाम मदन मित्रा। लेकिन मोदी की ईडी ने दीदी को निपटा दिया। हम इस बात को आज नहीं महीने भर पहले से कहते आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी वकील हैं, वो आखिर तक केस हारने तक भी कहेंगे कि नहीं, हम अभी दिखाएगा, हम जीत के आएगा। बाकी जो भी लीडर हैं, महुआ हैं, राजनेता घर से निकलता है और किसके घर जाना है ये भी नहीं बताता है, रास्ते में गाड़ी घुमा के दूसरे के यहाँ चला जाता है। और भारत की राजनीति तो इस मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर है। नेताओं का आचार विचार व्यवहार मन, ये कुछ भी समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे हालात में जब कुछ नेता बचे हुए थे, उन नेताओं को कैसे टारगेट किया जाए और किसे टारगेट किया जाए, यह भी सिलेक्शन पूरे होमवर्क के साथ किया गया। दरअसल 4 तारीख को, अभी आज हम 15 तारीख पे हैं, 4 तारीख को ममता बनर्जी ने 2 नए महासचिव बनाए। शायद 4 ही तारीख थी, 4 जुलाई, शायद हो सकता है 3 या 4 हो। 2 नए महासचिव बनाए और ये 2 महासचिव कौन थे? कुणाल घोष और मदन मित्रा। अब यही से समझिए, आपके सारा संगठन पहले ध्वस्त हो चुका था, कोलैप्स हो चुका था। मदन मित्रा और कुणाल घोष को महासचिव बना दिया पार्टी का। उसके अलावा महासचिव बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके अलावा मदन मित्रा को चीफ व्हिप बना दिया, मुख्य सचेतक के रूप में भी मदन मित्रा की ताजपोशी कर दी, उनका नाम लिख दिया गया। अब लाइए जरा हेमंत भाई को ले आइए, तो हम कहानी आगे बढ़ते जाएंगे। हेमंत भाई, स्वागत है। चीफ व्हिप बना दिया गया। अब सारा जो खेल था, कहा जाए तो मदन मित्रा के हाथ में आ चुका था। चीफ व्हिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मदन मित्रा के हाथ में सारा खेल था। और मदन मित्रा वो कि जो कैमरे पर दहाड़ने में रत्ती भर गुरेज नहीं करते। मदन मित्रा वो जिन्हें जेल का भी पूरा अनुभव था। जिसे होता ना कि जेल से डरा दो किसी को, तो मदन मित्रा को जेल से भी डराना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बहुत स्कैम और बहुत विवादों में मदन मित्रा रहे हैं। मदन मित्रा सारदा में भी रहे हैं, जो सारदा चिटफंड घोटाला था। मदन मिश्रा नालदा में भी रहे हैं, नालदा स्टिंग, तो सारदा में भी थे, नालदा में भी थे। अभी जो मामला पकड़ा गया, जिस मामले को इस्तेमाल किया गया हथियार के रूप में,
वो था नगर निकायों में भर्ती का घोटाला। सालदा में 22 महीने जेल में थे। मैं खाली बैकग्राउंडर बता रहा हूं ताकि आगे इसका एनालिसिस के लिए जब जाएंगे हेमंत जी के पास तो बैकग्राउंड एक रहेगा नीचे धरातल। 22 महीने जेल में थे। नालदा में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, नालदा स्टिंग में भी गिरफ्तारी हुई थी। यानी सर्वगुण संपन्न थे, डर वाला मामला नहीं था। लोग कहते ना कि एक बार जेल का जो लौट आया फिर उसके अंदर से खत्म हो जाता है, डर भय सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है। आप नहीं डरोगे तो किसी और के जरिए डराएंगे। आप जेल गए हो ना, आपकी पत्नी नहीं गई है जेल, आपके बेटे नहीं गए हैं जेल, आपके बहू नहीं गई है जेल, आपके नाती पोते नहीं गए हैं जेल, वो तो डरेंगे। अब यही पूरा है कि मदन मित्रा को खींचने के लिए, और क्यों खींचना जरूरी है, बहुत सारा। अब लड़ाई ये पार्टी की थी। 3 दिन, अभी कल ही ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी, कल ही चिट्ठी लिखी थी कि आपने जो डेट दी थी उस डेट से 3 दिन आगे हो चुका है, 3 दिन आगे बढ़ चुका है, 4 दिन मामला, आप फैसला क्यों नहीं सुनाते हैं। जो असली पार्टी पर दोनों लोग अपने अपने जवाब दाखिल कर चुके हैं, फैसला सुनाओ। आपने तारीख दे दी कि इस तारीख को फैसला सुनाएंगे, तब क्यों नहीं सुना रहे हो। क्योंकि चीजें गढ़नी है तो गढ़ने में टाइम लगता है। तो नजर ज्ञानेश पर है, नजर बिरला पर है मानसून सत्र में, नजर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे अभी वहां भी नजर रखनी ही है। तो मदन मित्रा उसमें बहुत कारगर मोहरा बन सकते हैं। मदन मित्रा की पत्नी और मदन मित्रा के 2 बेटों को कल ही, मतलब 24 घंटे का वक्त भी नहीं हुआ है, कल शाम में नोटिस जारी हुआ ईडी की तरफ से, समन कि आओ पूछताछ होगी तुम तीनों से, पत्नी से और 2 बेटों से, सबसे पूछताछ होगी। 24 घंटा भी नहीं गुजरा था, मदन मित्रा घर से निकले और ऋतव्रत बनर्जी के खेमे में जाके बैठ गए। मतलब जहां भाजपा चाहती थी, जहां भाजपा ने 60 बिठा रखा है, वहीं पे कहा अब 61 नंबर हाजिरी लगाओ मदन मित्रा, मदन मित्रा हाजिर हो। यह है पूरी कहानी। 20 जुलाई से पहले पूरा का पूरा खेल पलटने की ये कहानी है। खेल जो 17 अप्रैल को हो गया था फेल, उसको पलटने की कहानी है। इसमें मदन मित्रा का नाम लोग कहेंगे कि इनका क्या लेना देना, विधायक है। ये विधायक अभी 20 सांसद हैं। अब मुझे संदेह होने लगा है कि ये 20 की संख्या कहीं 22 और 24 ना हो जाए 20 जुलाई तक। फिर आप जब मदन मित्रा, हेमंत भाई आप समझो, हालांकि जो 20 गए उनके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। जो काकोली घोष दास्तीदार है, ममता बनर्जी ने अगर सबसे ज्यादा किसी को दिया होगा 2-4 लोगों को, तो उसमें से एक काकोली घोष थी। ठीक है, तो उसी दिन ये कहानी विश्वास की खत्म थी। लेकिन अब मदन मित्रा जो युद्ध में सब साथ छोड़ दिए, जो तलवार लिए खड़ा था आगे कि मैं मर जाऊंगा दीदी से पहले, वही तलवार लेकर दूसरी तरफ चला गया। तो अब जो है आप इस 20 को 22-24 भी गिन सकते हैं, ये मेरी आशंका है। आशंका है, मैं गलत भी हो सकता हूं। उधर शरद पवार, वो भी अपने तलवार में दे रहे हैं धार। सुप्रिया सुले का भी हम आपको सुनवाएंगे। उनकी बातों को समझिएगा। 3 बार 4 बार इंडिया गठबंधन कह रही है, लेकिन बातों को समझिएगा। जहां पर वन लाइन फर्म स्टैंड होना चाहिए, वहां पर जलेबी जब छनने लगे तो आप समझ लो कि चाशनी तैयार है। हाँ, जलेबी छानने के पहले ही चाशनी बना ली जाती है, इसलिए चाशनी तैयार है। अब जरा मैं आपको दिखा दूं और मदन मित्रा को सुनवाऊंगा आपको, ये मदन मित्रा क्या क्या बोले हैं। क्या क्या में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़ चढ़ के बोला होता है। लेकिन ये उस कैटेगरी के नेता हैं जिन्होंने कहा मेरे लिए पार्टी उर्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए सिर्फ मायने रखती है ममता दीदी। वो है, अभी सुनवा देंगे आपको। हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। कल बीबी बेटे को नोटिस, आज दल बदल, मदन मित्रा ने यूं ही नहीं झट से ममता दीदी का हाथ छोड़ दिया। इनसाइड स्टोरी, इनसाइड स्टोरी कुछ नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही है, ये लोग लिख करके उसको कर दिए हैं। आगे चलिए। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ा, एक दिन पहले ही ईडी ने पत्नी और बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब जरा ये पहुंचे हैं उनके खेमे में ऋतव्रत के, और जाके बगल में बैठ करके बांग्ला में इन्होंने
अपना संबोधन भी दिया, लेकिन ऋतुराज ने फिर क्या कहा जरा सुन लीजिए। सुनिए, कल ही हुआ है ना, अब आगे पेशी पर भी नजर रखिएगा आप लोग। हाँ, देखिए, हम लोग इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ जो कलेक्टिव का लड़ाई शुरू किए थे, वो कलेक्टिव का लड़ाई ताकतवर हो रहा है। हर दिन पूरी बंगाल का पैमाने में लोग आ रहे हैं, क्योंकि तानाशाही, फैसिस्ट रुझान, लाल आंख दिखाने का जो काम हो रहा था, ये जो एक ग्रास रूट लेवल पार्टी को जब एक ब्यूरोक्रेटिक एक जो कल्चर हड़प लिया था, उसके खिलाफ हमारा कलेक्टिव बार बार ये बात बोले हैं। तो कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है। मदन मित्र आने से, अनुब्रत मंडल आने से कलेक्टिव ताकतवर हो रहा है और होता रहेगा। ये हम समझ ही नहीं पाए कि ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं कि मोदी के बारे में बोल रहे हैं। लाल आंखें, फासिस्ट, एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी को कॉर्पोरेट बना दिया, ये किसके बारे में बोल रहे थे हम समझ नहीं पाए। जरा कुणाल घोष को सुना दीजिए। এরকম কোনো পার্টি হয়েছে বলে আমি জানি না। তৃণমূল, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। গো অ্যান্ড সি দ্য গেজেট অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি। আপনারাই আসল তৃণমূল। 5000%। 21 জুলাই কোথায় থাকবেন তাহলে? দেখা যাক। যেখানে সবাই আপনাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়া সঙ্গী বলতেন কেন? এরকম সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়া সঙ্গী মদন মিত্র। ছায়া না মায়া, এ তো ভবিষ্যৎ বলবে। बहुत बढ़िया। चलिए, अब पहले हम हेमंत भाई के पास चलें, फिर इनकी पुरानी कुछ क्लिप्स सुना देंगे आप। हेमंत भाई, अब वही सवाल अब तो रिपीट होने लगा है, क्योंकि नया सवाल कहाँ से लाऊं? उतना हम तो ये योग्य है नहीं मोदी जितना कि हम सवाल नए ले आवे। सवाल घूम फिर के तो हर शो में वही आता है। फिर ये ढकोसला पाखंड, मैं तो बार बार यही पूछता हूँ, ये ढकोसला पाखंड क्यों? कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर चुनाव होते हैं, यहाँ पे न्यायपालिका है, ये ढकोसला क्यों चल रहा है? हेमंत भाई, बंद करो। जब तुम किसी को नहीं रहने दोगे, ईडी, सीडी, आईटी, सीबीआई, इधर आओ, बीवी नहीं छोड़ेंगे, बच्चे नहीं छोड़ेंगे। अब आज ही आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आज के बाद क्या होगा जरा बता दीजिए मुझे। और दर्शकों से मैं कह रहा हूँ, अभी पेशी होनी है ना पत्नी और बेटों, देखिए पेशी भी होगी कि बीच ही में स्टे हो जाएगा कि रहने दो मत आओ। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। यही नया भारत है और यही विश्व गुरु भारत है कि किसी को सामने सांस निकालने की अनुमति नहीं होगी, और अगर सांस निकाला तो आशीष चित्रांशी तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं, पुराने व्यक्ति है, सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, 6 महीने जेल में भी रह लेंगे। तो आगे परिवार जब आता है तो वो आपकी दुख तिलक बन जाती है। मैंने कई बार आपको फर्स्ट पर्सन में भी बताया महाराष्ट्र के उस नेता का नाम, जो उसने सोनिया गांधी को किसी के फोन से बात करके, अशोक चौहान नाम लेकर के, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। लेकिन जो कुछ वो कह रहे थे, वो तो सीबीआई और ईडी से आगे की चीज थी, वो तो अदालत की चीज थी, अदालत की चीज थी। तो सीबीआई ईडी का तो आप क्या ही समझ रहे हैं? सीबीआई ईडी ये तो एक विधायक है मदन मोहन। आप इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के हनुमान थे वो, एक तरीके से, इतना सब होने के बावजूद भी। तो ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। और ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन 361, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी ऑनगोइंग है। शरद पवार गोदी में बिठाए जा चुके हैं, ये हमने बहुत पहले ये चर्चा की थी कि शरद पवार 100% वहां जाएंगे, और भी लोग निशाने पर लगातार हैं। और अपनी पार्टी अगर किसी को बचानी है तो अब तो सीधा सीधा ये होगा कि पार्टी बचानी है तो डिलिमिटेशन बिल में जैसे हम कहेंगे वैसे करो, और फिर वो स्थायी सत्ता का रास्ता हमेशा के लिए कब जाने का कार्यक्रम। मैं आपको लगातार कह रहा हूं पिछले कुछ महीनों से कि वो इस विधानसभा पार्लियामेंट के सेशन में, मानसून में, ये करा के छोड़ेंगे, क्योंकि डेस्परेशन आ चुकी है अब इनके अंदर। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था, ये आपने दल बदल की बात की और की, तो मैं कुछ पढ़ना शुरू किया जब आपने कहा इस पर चर्चा करें। आशीष भाई, 12 सालों में 2014 से अब तक तमाम नेता बीजेपी और एनडीए में शामिल हुए, जिनमें से सीबीआई ईडी की जो बात चल रही थी, और इनमें तमाम थे, टीएमसी के थे, एनसीपी के थे, धमकी थी, वॉशिंग मशीन थी, जो भी था वो सारी चीजें। इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, 2014 के बाद 25 प्रमुख विपक्षी नेता सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच का सामना कर रहे थे, वो बीजेपी और एनडीए में शामिल हुए। अगला वाक्य सुनिएगा ध्यान से,
25 में से 23 के मामलों में राहत मिली, 3 बंद हो गए, 20 अटक गए या ठंडे बस्तों में आ गए। नाम कौन से हैं, नाम भी सुन लीजिएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम थे, 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई पूछताछ का सामना कर रहे थे। शामिल होने के बाद आज तक केस वहीं का वहीं है, कहीं कोई प्रगति नहीं हुई। अशोक चौहान, जिसके आप जिक्र कर रहे थे, पूर्व महाराष्ट्र सीएम, 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, ईडी सीबीआई जांच के बाद छुट्टी। नवीन जिंदल, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, अब तो रहे नहीं वो, दिगंबर कामत, पूर्व गोवा के सीएम, ये सारे नेम्ड है बाकायदा केसेस में। एनसीपी से आप देख लीजिए, अजीत पवार गुट में अजीत पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, छगन भुजबल थे, हसन मुशर्रफ थे। ठीक, टीएमसी में सबसे बड़े शुभेंदु अधिकारी थे, उसके बाद जो भी ये 20 आप एक साथ लाए हो थोक के अंदर, वो सारे का सारा देख लीजिए। शिवसेना में एक नाथ शिंदे गुट से देख लीजिए, प्रताप सरनायक थे, भावना गवाली आदि जो जितने भी थे 2022-23 गवली वो आ गए। सपा से संजय सेठ आए, टीडीपी से वाईआरसीपी से सुजाना चौधरी, सीएम रामेश, पता नहीं कौन कौन। इनके केसेस कहां गए? कोई प्रोग्रेस उसके बाद सुनी हो वॉशिंग मशीन में जाने के बाद। 2024 से 26 में और उदाहरण सामने आ गए। आम आदमी पार्टी का आपके सामने आया, अशोक मित्तल ईडी रेड के कुछ दिन बाद, वो तो रेड की फिर भी उसने तो इंतजार किया, ये मित्रा साहब तो नोटिस आते ही बच्चों को और पहुंच गए। ये है नए भारत का मॉडल। और अभी तो आप नेताओं को देख रहे हो, बहुत कुछ होने वाला है। तो एक बार मानसून सेशन में, एक बार इनका ये कार्यक्रम पूरा होने, जो वन नेशन वन इलेक्शन भी लाएंगे, ये देखते जाइए आप सब कुछ, ये जितना जल्दी में, क्योंकि इनको पता है कि ग्रास पे अब कुछ नहीं बचा ग्राउंड पर। और बहुत जल्दी ये जो मेरे आप जैसे जो बात कर लेते हैं ना दर्शक साथियों के साथ यहाँ पे, इनका भी नंबर आने वाला है। ये प्लेटफॉर्म आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे यहाँ पे, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही बीजेपी के अंदर आए आप, इतने केसेस चले कहां गए? और ये केवल नेताओं की बात नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स में भी याद रखिएगा। अशोक लवासा साहब इलेक्शन कमिश्नर थे, सीईसी बनने वाले थे, क्या हुआ? किसी को घर में नहीं बख्शा, किसी को भी घर में नहीं बख्शा। ये है इस देश का लोकतंत्र। मतलब पति, पत्नी, बेटा, पुत्रवधू तक तो ठीक है, बाकी जो एक्सटेंडेड फैमिली परिवार की है वहां तक भी पहुंच जाते हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे। और आप अपना तो झेल लेंगे, लेकिन जब बच्चों पर, बीवी पे बात आएगी, परिवार पे बात आएगी, तो कोई भी आदमी क्या करेगा? और इसके लिए चाहे जो करना पड़े, उसके लिए इनको किसी चीज की दिक्कत भी नहीं। तो इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा कसूर उस व्यक्ति का नहीं मानता कि मित्रा का, कि वो चला गया, वो क्या करेगा? हाँ, आप बताइए। मैं भी, अब हम भी ये बात कहेंगे कि हाँ, अपने मसले पर देखिए भाई, आप अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन जब परिवार बर्बाद होने की बात आए, फिर आप कहां गए? कहीं हर आदमी की एक वीकनेस तो है ना, परिवार। इसके ऊपर जो घपला था, वो तो म्युनिसिपैलिटी का वो था, म्युनिसिपैलिटी का घोटाला था। ईडी का शिकंजा लगातार कस रहे थे। मित्रा का बेसिकली उस सारे में पत्नी और सबको घसीट लिया बीच में। म्युनिसिपल भर्ती घोटाले का मामला था इसमें। तो आप ठीक है, इसमें चलता रहे। पत्नी और बच्चे को लाने का मतलब समझ रहे हैं आप? अब बताओ। और ये नोटिस वोटिस कुछ नहीं होना, इनमें कुछ भी नहीं होना। उसके बावजूद भी भय तो बड़ा है भाई जेल का। ये जेल का खेल जब तक रहेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको पता है, ये बैडमिंटन वाले तो मुंह फेरी लेते हैं। बहुत बड़ा रोल बैडमिंटन वालों का भी। एजेंसियां अपनी जगह है, एजेंसियों को बार बार ज्ञान भी दिया जाता है एजेंसियों को भरी कोर्ट के अंदर, ये है वो है फला है, और उसके बावजूद एजेंसियों की ताकत जो है, अनअबेटेड ताकत जो है, उसको आप होल्ड कर दिया जाता है पूरे देश को बंधक बनवा के। और वो भाई तो अब कहीं रीअपॉइंटमेंट के मजे ले रहा है, जिसने ईडी की पावर्स को अपहोल्ड किया था। क्या बिगड़ा उसका? उसने लोकतंत्र किस हद तक डैमेज किया इस देश का, कोई पूछने वाला नहीं, कहीं कोई विमर्श नहीं, कहीं कोई मीडिया में वो नहीं, एक विधायक नहीं, ये जनरल परसेप्शन आज की तारीख में सबके सामने है। ये 362 का जो फिगर अटेन करेंगे, आप सोच करके देखिए। और डेमोक्रेसी का उस दिन क्लोजर है फॉर्मल। और फिर इनके तंज और तेवर देखा कीजिएगा, अंदर भी बाहर भी, आज भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद जो खुला खेल फरूखाबादी होगा, उसकी केवल कल्पना कर सकते हैं आप। ये तो केवल एक छोटा सा उदाहरण है,
शरद पवार आपको क्या लगता है नहीं वैसे ही नहीं, चला गया क्या? ये खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं, यही हमारा बार बार सवाल यही रहता है। ये खुला खेल फर्रुखाबादी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया जो है ना, ये 143 करोड़ के देश में तानाशाही और भारत में नहीं देख पाएगी। दुनिया इसको डेमोक्रेटिक कंट्री देखना चाहती है। असली मेरी अगर मेरा रिजर्वेशन किसी चीज पर है तो इसी पर है। आप ढकोसला मत करो ना भाई, आप खत्म कर दो। हम कह रहे हैं कि हम नहीं आपसे आएंगे सवाल करने, आप खत्म कर दो ना लोकतंत्र, तो ऑफिशियल ऐलान कर दो। नहीं, कर खत्म दिया कर भाई। दो, ऑफिशियल आधिकारिक ऐलान कर दो। नहीं, मैं अपने आधिकारिक कभी शब्दों नहीं को करेगा, दुरुस्त कर रहा हूं, आधिकारिक कभी आधिकारिक नहीं नहीं करेगा। करना। ये कभी ज्यादा नहीं करेगा। खतरनाक है कि आधिकारिक रूप से न करके, और ये लोकतंत्र को जो है, और बाकी ये बैडमिंटन कोर्ट वगैरह अगर ये दुरुस्त होते ना, तो किसी की मजाल नहीं थी। पता है कि कुछ नहीं, कंप्लीट सिस्टम अपने हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम अपने हिसाब से है कि यहाँ पर हिट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। स्क्वाश की बॉल मारते हैं जैसे ना, स्क्वाश स्पोर्ट्स है, खेलते हैं, तो वो दीवार पे मारते हैं, दीवार एक मतलब एक कॉर्नर के बॉल पे मारते हैं, वहां से दूसरे बॉल पे जाती है, फिर फर्श पे आती है, फिर उसको एक बार पड़ता है तड़ाक से, फिर वो तो स्क्वाश की बॉल जैसे उनको पता है कि कहाँ किस एंगल पर मारेंगे तो कहाँ जाके और टकरा के फिर बॉल उसी पे, स्क्वाश का जो प्लेयर होता है उसी के पास, तीन तरफ टकरा के फिर उसी के पास आती है बॉल। तो वही है कि कहाँ मारेंगे और कहाँ कहाँ टकरा करके आकर के यहाँ गिरे। आप कैसे करोगे? आपका अब एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। अजीत दादा के और भाऊ ने हो सकता है किसी कार्यक्रम में चर्चा किया हो, लेकिन मैं आज वो नहीं है, मैं बोल देता हूं। अजीत दादा के भाऊ के, उनके महाराष्ट्र में जो भी आदमी 40 साल पत्रकारिता में रहा, तो लोगों से अपना 1-to-1 बातचीत होती है। और महाराष्ट्र से दिल्ली में मौजूद सबसे सीनियर पत्रकार में है, तो उनके अजीत दादा से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बातचीत हो जाती थी। इतनी आलोचना के बाद भी हम लोग तमाम सवाल करते हैं, तीखा शब्द बोलते हैं। अजीत दादा से एक बार पूछा भाऊ ने कि ये किस दादा क्यों ऐसा क्यों किया जो भाजपा के साथ एकाएक ये सब पार्टी तोड़ देना, शरद पवार का साथ छोड़ देना, ऐसा क्यों? तो उन्होंने, अजीत दादा ने जो बोला था, कहा अशोक देख, अपने पे तो कुछ भी झेल लूंगा, मुझे पता है कि अपने पर कुछ भी हो जाए, इन सबको मैं जानता हूं, क्या कोई कर सकता है अपने पे सब, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनकी नजर मेरे बच्चों पे आ गई थी। ये एक बेटा दुबई में काम करता था, मतलब ये सब दोनों बच्चे कारोबार में सेटल थे, वहां तक मामला हो गया था कि अब मतलब अब दादा तुम्हें नहीं करेंगे, अब तुमको तो छोड़ो, अब हम आगे अगले स्टेप पे जा रहे हैं। तो कहा अजीत दादा ने कि अशोक देख, इसलिए करना पड़ता है भाई, अब जब बच्चों पे आ जाएगा तो फिर मैं सारे जीवन मेरा किया बेकार है। अगर बच्चों को मेरे पाप की सजा या मेरे गलतियों की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़े तो फिर बेकार, मेरी गलतियों की सजा, ये हालत है। अनिल देशमुख को जब ईडी जेल में डाला, अनिल देशमुख को जमानत के बाद आज तक दोबारा उस केस की चर्चा नहीं आई। जो 100 करोड़ की उगाही वाली बात थी, 100 करोड़ की उगाही की बात की, हियर से पर आ गई बात, और 1 करोड़ की चार्जशीट 1 करोड़ 80 लाख की हो गई। जो हाई कोर्ट ने मामले को मतलब गरिया करके फेंका कि एकदम वाहियात मामला, कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन जब मामला बना था तो आपको पता है अनिल देशमुख ने लिखा है इस बात को, हेमंत भाई, लिखा अनिल देशमुख से पहले। अच्छा, अनिल देशमुख के और बता दे, जब चर्चा आई है तो बता देते हैं आज ये कैसे इतना बड़ा इस देश में चौदस चल रहा है। जो अनिल देशमुख को जब इसमें फंसाया गया और शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उनके पास मैसेज भेजा गया, संदेश वाहक गया। मैसेज क्या था कि ये जो 100 करोड़ की उगाही है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, आप एकदम फ्री, आपको तो और क्या चाहिए वो बता देना। इसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका नाम लेना है कि इनके कहने पर कर रहे थे। अनिल देशमुख ने तत्काल वहीं का वहीं कह दिया, कहा मैं शरद पवार के खिलाफ, मतलब साहेब के खिलाफ, साहेब भी बोलते हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, चाहे जो करना है मेरा, जो करना है वो, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने
मतलब हमारे राजनीति के वही रास्ता दिखाने वाले मैंने, और वाकई नहीं किया था अनिल देशमुख ने समझौता। जो करना है कर लो। ये मैसेंजर वापस गया, कहा कि वो शरद पवार का नाम ही सुन के भड़क गया, कहा कि नहीं करेंगे। मैसेंजर फिर गया, जब ये हो गया कि नहीं शरद पवार पे नहीं, तो कहा अच्छा शरद पवार का निकाल दो, उद्धव का खाली नाम ले लो। समझो, केवल उद्धव का नाम ले लो कि उद्धव के कहने पर ये सब चल रहा था, ये कर रहा हूं, जो कि चल कुछ नहीं रहा था, नथिंग, जीरो, हवा में स्टोरी। अनिल देशमुख ने उस पर भी समझौता नहीं किया, तभी तो इतने दिन जेल में रहना पड़ा। अनिल देशमुख ने उस पर भी नहीं जो है वो किया समझौता, मना कर दिया कि ना, मैं उद्धव का भी नाम नहीं लूंगा, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लूंगा, उनके साथ में सरकार में कैसे मैं नाम लूंगा, नहीं लूंगा। तो फिर चलो जेल में। फिर आगे उन्होंने लिखा कि जो टॉर्चर हुआ मेरे घर में 5 साल की उनकी पोतियां थी, नाती पोते होते हैं, पोती, 5 साल के बच्चों को इन्होंने नहीं छोड़ा था। 5 साल की बच्ची, बताओ आप घर में बैठ करके अगर 5 साल की बच्ची को भी हो, 5 साल, ये है ये सब कहां जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं ये सब बहुत धार्मिक हैं, मैं हमेशा यकीन से कहता हूं धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म में, धर्म भीरू कहते हैं ना, धर्म भीरू मतलब जो भी धर्म में धार्मिक व्यक्ति होता है ना, वो डरता है, वो कहता है कि पाप करेंगे यार, पाप का हिसाब होता है। धर्म तो यही कहता है। जितना अधार्मिक होता है व्यक्ति, वही जो है कुछ भी करता है, क्रूरता, नैतिकता, वही, क्योंकि उसे पता होता है कुछ नहीं होना है, ना कोई भगवान है, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं होना है, मौज मारो, यव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो चारवाक के दर्शन पे चलता है। तो गजब है, चारवाक दर्शन भी, चारवाक व्यक्ति क्या चारवाक दर्शन है, लेकिन चारवाक दर्शन के भी जो फॉलोअर हैं वो खुल करके बताते हैं कि चारवाक दर्शन, वो राम का मुखौटा लगा के चारवाक नहीं होते। तो मैं 5-7-10 मिनट इसलिए लिया कि ये बहुत मतलब अलग अलग हम कहाँ कहाँ घूम फिर के पहुंच गए, महाराष्ट्र और अजीत दादा और अनिल देशमुख। मैं आपको जरा 2 बाइटें सुनवा दूं, आपको फिर फाइनल कमेंट 2 बाइटें सुनवा देता हूँ। ले आओ भैया, देखिए, हम 40 साल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छात्र युवा, हम बहुत सारे पॉलिटिक्स देखा है। जब बंगाल में कम से कम लाखों ऑफिस तृणमूल का बंद है, अच्छा लड़का लड़की तृणमूल का वर्कर घर से निकल नहीं सकते, उसका ऊपर झूठा मामला दिया जा रहा है, पुलिस से पकड़ लिया जा रहा है। हम कोई गुंडा बदमाश को बात नहीं कर रहे हैं, जो गुंडा बदमाश है उसका ऊपर आप प्रशासन जो आपका मर्जी है आप करिए, लेकिन जो अच्छा तृणमूल कर्मी है, जो सच्चा तृणमूल कर्मी है, वो घर में घुस नहीं सकते हैं। और इधर में 4-5 एमएलए आके बैठा, जहां सुना तृणमूल भवन का असली लड़का लोग आ रहे हैं, 15 मिनट के अंदर मिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्स, पूरा पुलिस का पुलिस, रैफ, एसटीएफ आके उसको संभाल दे दिया। इससे ये साबित हो जाता है ये बीजेपी का विरोध में नहीं, बीजेपी का अन्याय का विरोध में नहीं, बल्कि बीजेपी का गोद में बैठकर काम करते हैं। ये कितना दिन चलेंगे, बंगाल का लोग सब देख रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, जरा इंतजार कीजिए, सामने 21 जुलाई आ रहे हैं, उसका बाद जो होना होते रहेंगे। हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं किया, बेकानूनी कोई झमेला कुछ नहीं किया। हम लोग आके पुलिस को एक डायरी दिया, एफआईआर किया। ये ना बोला जाए कि मदन मित्र तुनाल घोष जाके उधर में हमला किया। ये हमारा हक है, हमारा पार्टी है, ऑफिस है, हम लोग घुसने गए थे, हम लोग को घुसने नहीं दिया है। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस बोला बात करेंगे, सभी मालूम है आपका, वो क्या करेंगे, किससे पुलिस बात करेगी? बाड़ी वाला मालिक से बात करेंगे। सुनने में ऐसा भी 27 के अक्टूबर नहीं, ये सही नहीं है। वो एक तरफ इधर से ऊपर में गए थे और दूसरा तरफ तृणमूल के लिए खुला रहा था, लेकिन अभी सभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हिसाब का पॉलिटिक्स चल रहा है ना। अभी तो आखिर में सुनो ना, अभी तो हिसाब का पॉलिटिक्स चल रहा है, मतलब सबका हिसाब किताब करो। ये ऋतव्रत बनर्जी और उनका गुट है, उसके खिलाफ एफआईआर इन्होंने किया था अभी
जब पार्टी दफ्तर पर वो सब घुस के कब्जा कर लिए थे। तो एफआईआर किए थे मदन मित्रा, ये एफआईआर किए थे ऋतुराज बनर्जी के बगल में आज बैठ करके कह रहे हैं कि आप असली टीएमसी हम हैं। आगे सुनवा दीजिए एक और। है मजबूरी, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए। करीबी लोग जिनको ममता ने कहां से उठा के कहां ले गया, वैसे लोग अगर चले जा रहे हैं पार्टी में, हाउ डू यू सी दिस पीपल? आपने देखा जे ऐसे राज आए थे जिस दिन इंदिरा जी को एक पगला राजनारायण हरा दिया था, और इंदिरा जी जब बैंक में गए थे उनको बोला हुआ था कि आप लाइन पर आइए, और उसको हाथ पकड़ के टान के तिहाड़ लेके जा रहा था। उसका बाद क्या हुआ आप लोग को मालूम है ना, 1:1। लवली। लेकिन इस तरीके से सर शताब्दी रॉय और साइनी घोष का नाम आ रहा है, माला रॉय, तो बैरकपुर के आप और रॉय चाहिए, और आप खाली रॉय का पीछे पड़े हैं, आप खाली रॉय करते हैं। देखिए ना, जो देख रहे हैं आप तो देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन मदन मित्रा रहेंगे लास्ट तक ममता बनर्जी के साथ? जरूर, ये बात हम कह सकते हैं, और ममता जीतेगी। और ममता अगर कांग्रेस के साथ जाएगी तो क्या आप लोग भी जाएंगे? जो ममता करेगी मैं उनका साथ दूंगा। ममता को साथ है, पार्टी फार्टी नहीं समझते हम, ममता को साथ है। सवाल था कि क्या मदन मित्रा आखिर तक, सब जा रहे हैं मदन मित्रा आखिर तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, तो क्या कहा? मदन मित्रा ममता बनर्जी को जानता है, ममता बनर्जी पार्टी फार्टी नहीं जानता, ममता बनर्जी को जानता है, ममता दीदी के साथ रहेगा मदन मित्रा, बाकी किसी जानता ही नहीं मदन मित्रा। तो आज अभिषेक बनर्जी कहीं जानने लगा मदन मित्रा? जो खाली ममता बनर्जी जानता था उसे तो मतलब ही नहीं है कौन अभिषेक, कौन सुरेश, कौन नरेश है। नहीं, वो स्क्रिप्ट भी वहां से दी जाती है ना कि बोलना ही है, वो दिल्ली से बताया जाता है। दूसरा जो बागी गुट है वो ऋतुव्रत बनर्जी वगैरह ने इनको बता दिया होगा कि ये आया ही, ये बोल दीजिए, बात खत्म है, सिंपल है। पूरा दिखाना है ना, एनवायरमेंट बिल्डिंग भी तो करना है ना साइमल्टेनियसली, किसको कैसे लाए हैं। ममता को कुछ भी कहोगे तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगी बात, अभी राजनीति बहुत लंबी करनी है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि अभिषेक बनर्जी को अपना टारगेट पे ले लो, जो मर्जी आए बोलो। यही स्क्रिप्ट इस पूरे मामले में पहले दिन से अब तक यही रही है, ममता के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसको टारगेट करके और अपना जो हृदय परिवर्तन जिन कारणों से हुआ है उसको छुपाने की बात है। इतनी सी कहानी, और ये हर जगह। और आज की तारीख में अगर इस देश की एजेंसियां ढंग से काम कर लें, एजेंसियां काम कर लें, कि अगर एजेंसियों ने काम किया होता और कांग्रेस में अहमद पटेल और पी चिदम्बरम जैसे लोग नहीं होते, जिन्होंने उस समय पर डील किए, मतलब कौन सी डील, किसके साथ डील, वही जानेंगे। अब अहमद पटेल तो नहीं है, नहीं तो आज जिन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, यही एजेंसियां किसी का कब का इलाज कर दी होती। इन एजेंसियों के टारगेट पर जो जेन्युइन, मतलब सबूत के साथ वाले जो अपराधी थे, वो अपराधी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की कला में बहुत पारंगत हो चुके हैं। बस आशीष हाँ। भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कह दिया था कि अगर ये सबूत है तो कर दो काम। हाँ, केवल अहमद पटेल ने सोनिया गांधी को कह के नहीं होने दिया, नहीं तो हो गया था काम। वही कर रहा हूं। तो जब देखो, आप, मैं आज भी कर रहा हूं, इस देश का अगर सर्वनाश भी होगा तो उस सर्वनाश की जिम्मेदारी, लोग खाली नरेंद्र मोदी और सबकी बात करते हैं, मैं कांग्रेस के पाप को कभी भी नहीं। अब ये बोलना मजबूरी है, ये खाली इसलिए कि विपक्ष में है भाई, हमारे ताकत देने से ना कोई ताकतवर हो जाएगा, ना हमारे छीनने से किसी की ताकत जाएगी। हम तो रोज कहते हैं नरेंद्र मोदी ताकत हर दिन बढ़ रही है, हमारे कहने घट रही है क्या? ये कांग्रेस के पाप का, असली तो कांग्रेस के पाप का, जिस दिन भी ये धरती पाप मुक्त होगी, जो भी डूम्सडे होगा, डूम्सडे है ना, इंसाफ का दिन, डूम्सडे पर कांग्रेस के पापों का मैं चाहता हूं पहले हिसाब। मोदी और भाजपा का तो खैर हिसाब जो ऐसे भी होगा, डूम्सडे पर कांग्रेस की, ये कांग्रेस का पाप है जो देश भोग रहा है, कांग्रेस का पाप। और कांग्रेस में बैठे चाहे जो अहमद पटेल जी हों, चाहे जो हो, तमाम जी, उनके वजह से। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।